दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी मैटर पर। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं। बर्जेस के संकेंद्रीय वलय सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बर्जेस के संकेंद्रीय वलन सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उस तरह से आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। बस आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट आप टाइम दीजिए, उसके बाद आप खुद से इस चीज को समझ पाएंगे, आराम से अच्छे से समझ पाएंगे। बस आपको वीडियो को चला के छोड़ देना है, जो हम बोलते हैं उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि मानव भूगोल और शहरी भूगोल में नगरों के स्वरूप और उनके स्थानिक वितरण को समझाने के लिए विभिन्न मॉडल प्रस्तुत किए गए। मानव भूगोल और शहरी भूगोल में नगरों के स्वरूप और उनके स्थानिक वितरण को समझाने के लिए, मतलब नगर का किस तरह से स्वरूप हो और उसका स्थानिक वितरण को समझाने के लिए कई तरह के मॉडल प्रस्तुत किए गए। 1925 में अर्नेस्ट डब्ल्यू वर्जेस, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, 1925 में अर्नेस्ट डब्ल्यू वर्जेस ने अमेरिका के शिकागो नगर का अध्ययन करके नगर संरचना का एक महत्वपूर्ण मॉडल प्रस्तुत किया। और ये जो है अर्नेस्ट डब्ल्यू वर्जेस, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, उन्होंने 1925 में अमेरिका का एक शिकागो का अध्ययन करके नगर संरचना का एक महत्वपूर्ण मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, जिसे कंसेंट्रिक जोन थ्योरी या संकेंद्रीय वलन सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, जिसको कंसेंट्रिक जोन थ्योरी या फिर संकेंद्रीय वलन सिद्धांत कहा जाता है। यह शहरी भूगोल का पहला प्रामाणिक मॉडल माना जाता है और इसी को शहरी भूगोल का पहला प्रामाणिक मॉडल माना जाता है। इससे पहले भी कई सारे मॉडल लाए जा चुके हैं और इसके बाद भी आने वाले। ठीक है, आगे हम लोग कुछ और विद्वानों को पढ़ेंगे जिनके द्वारा और भी थ्योरी लाई गई है। ठीक है, आज हम लोग बर्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या कहा गया कि इनके द्वारा अमेरिका का एक शहर है शिकागो और उसका अध्ययन करके इन्होंने क्या किया, तो एक नगर संरचना का महत्वपूर्ण मॉडल प्रस्तुत किया। कब? 1925 में। ठीक है, और जिसे कंसेंट्रिक जोन थ्योरी कहा जाता है या फिर संकेंद्रीय वलन सिद्धांत कहा जाता है। यह शहरी भूगोल का पहला प्रामाणिक मॉडल माना जाता है और इसी को शहरी भूगोल का पहला प्रामाणिक मॉडल माना जाता है कि शहर किस तरह के होने चाहिए। आगे हम लोग इसके जो सिद्धांत है, कुछ मूल आधारों को समझेंगे। सिद्धांत का मूल आधार, ठीक है, सिद्धांत का मूल आधार कहा जा रहा है कि बर्जेस का मानना था कि नगर का विकास क्रमिक रूप से बाहर की ओर फैलता है और यह फैलाव भूमि के मूल्य और सामाजिक वर्गों की स्थिति पर निर्भर करता है। क्या कहा गया कि बर्जेस का मानना था कि नगर का जो विकास है वो क्रमिक रूप से बाहर की ओर फैलता है। जैसे मान लीजिए ये शहर है और जैसे जैसे शहर का विकास होगा वो धीरे धीरे इस तरह से फैलता जाएगा, इस तरह से वो फैलता जाएगा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि और यह फैलाव भूमि के मूल्य और सामाजिक वर्गों की स्थिति पर निर्भर करता है कि समाज के वर्ग किस तरह से हैं, भूमि का मूल्य कैसा है, इस पर निर्भर करता है। उसने नगर को कई वलयों, मतलब कई सारे जोन्स में विभाजित किया, जहां हर वलय की अपनी विशेषताएं और हर वलय की, हर जोन का जो है अपना अपना विशेषता है। ठीक है, तो ये इस सिद्धांत का मूल आधार माना जाता है। आगे हम लोग इसके द्वारा जो 5 वलय सिद्धांत दिए गए उसको समझेंगे। बर्जेस द्वारा बताए गए 5 वलय, ठीक है, 5 जो सिद्धांत दिए गए उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए पहले नंबर पर देख लेते हैं। पहला है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र। जो केंद्रीय व्यापार क्षेत्र उसके बारे में समझते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि नगर का सबसे भीतरी भाग, नगर का क्या है, तो ये सबसे भीतरी भाग है जहां व्यापार, कार्यालय, बैंक, होटल और परिवहन केंद्र स्थित होते हैं। जहां पर क्या है, तो कार्यालय, जो व्यापार है, जो बैंक है, होटल और परिवहन केंद्र स्थित होते हैं। यह क्षेत्र भूमि मूल्यों के लिहाज से सबसे महंगा होता है और यहाँ जनसंख्या घनत्व कम होता है। क्या कहा जा रहा है कि यह क्षेत्र भूमि मूल्यों के लिहाज से सबसे महंगा होता है। अगर वहां पर जमीन खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे महंगा मिलेगा और यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो कम होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया केंद्रीय व्यापार क्षेत्र। दूसरा है संक्रमण क्षेत्र, सीबीडी। सीबीडी का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के चारों ओर, मतलब जो केंद्र है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा गिरिडीह हो गया या फिर धनबाद हो गया, तो धनबाद एक जगह पर उसका बाजार लगता है, फिर कहीं पे स्टील गेट है, कहीं पर झरिया है, कहीं बैंक मोड़, इस तरह से कहीं रेलवे स्टेशन, पुराना बाजार, नया बाजार, इस तरह से करके धनबाद विकसित हुआ है। तो जो केंद्र है, जिसका केंद्र होता है, उसी को सीबीडी कहा जाता है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वही कहा जा रहा है कि सीबीडी के चारों ओर स्थित क्षेत्र जहां पुराने मकान, गोदाम, छोटे कारखाने और निम्न आय वर्ग के लोग रहते हैं, यहाँ झुग्गी झोपड़ियों का भी विकास होता है और यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों का भी विकास होता है क्योंकि वो सबसे पुराना है। तो ये संक्रमण क्षेत्र है। ठीक है, जो संक्रमण क्षेत्र वो कहां पर विकास होगा, तो उसका सीबीडी के चारों ओर होगा। जो केंद्र है, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा, इसको जो आपने पढ़ा, ठीक है, ये जो आपने अभी पढ़ा केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, तो इसी के बगल में ये सारा कुछ देखने को संक्रमण क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। संक्रमण क्षेत्र का क्या मतलब हुआ, जैसे ये ऊपर वाला जो 1 नंबर पर लिखा हुआ था वो ये पॉइंट हो गया। ठीक है,
अब संक्रमण क्षेत्र का मतलब क्या है, जैसे जैसे आपको ये क्षेत्र बड़ा होगा वैसे वैसे ये संक्रमण क्षेत्र का मतलब कि इससे सटा हुआ क्षेत्र। जैसे आप मान लीजिए कि दिल्ली का जो नोएडा वाला क्षेत्र है, ठीक है, उसी को संक्रमण क्षेत्र कहा जाएगा। जो दिल्ली से सटा सटा क्षेत्र, चाहे वो यूपी का हो, हरियाणा का हो, इधर का जो भी क्षेत्र वहां से लगता है उसी को संक्रमण क्षेत्र कहा जाएगा, ठीक है। तीसरे पॉइंट में लिखा है श्रमिक वर्ग का आवासीय क्षेत्र। श्रमिक वर्ग का आवासीय क्षेत्र कहा जा रहा है कि यह क्षेत्र मुख्यतः श्रमिक वर्ग और कामकाजी वर्ग की स्थायी बस्तियों का होता है। श्रमिक वर्ग का आवासीय क्षेत्र का मतलब क्या है, जहां पर जो श्रमिक वर्ग या फिर जो कामकाजी वर्ग है वहां पर वो लोग रहते हैं, अस्थायी बस्तियों का वो होता है, ठीक है। यह मकान थोड़े व्यवस्थित होते हैं और जीवन स्तर संक्रमण क्षेत्र से ऊंचा होता है। यहाँ पर क्या है, तो जो बस्तियां हैं, जो मकान है वो थोड़े व्यवस्थित होते हैं, अच्छे होते हैं, और जीवन स्तर जो है संक्रमण क्षेत्र से ऊंचा है। जो संक्रमण क्षेत्र है, जो संक्रमण क्षेत्र वहां पर आपने देखा होगा कि जहाँ पर पुराने मकान होते हैं, गोदाम होते हैं, छोटे कारखाने होते हैं, निम्न आय के वर्ग के लोग वहां पर रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियां वहां होती है, तो वही कहा जा रहा है कि इससे थोड़ा सा जीवन स्तर अच्छा होता है, संक्रमण क्षेत्र से थोड़ा सा ऊंचा होता है। कहां पर, तो श्रमिक वर्ग का आवासीय क्षेत्र में। चौथे पॉइंट को हम लोग समझेंगे। चौथा में लिखा हुआ है मध्यम वर्ग का आवासीय क्षेत्र। जो मध्यम वर्ग का आवासीय क्षेत्र है, कहा जा रहा है कि यह क्षेत्र अपेक्षाकृत उच्च आय वाले लोगों का निवास स्थान है। जो उच्च आय वाले लोग हैं उसका निवास स्थान है मध्यम वर्ग का आवासीय क्षेत्र। अपेक्षाकृत, ठीक है, जो आपने यहाँ पर पढ़ा, मतलब अपेक्षाकृत का मतलब होता है जो आपने यहाँ पर श्रमिक वर्ग का आवासीय क्षेत्र को पढ़ा, इसकी अपेक्षा ये जो मध्यम वर्ग का आवासीय क्षेत्र है वो इससे बढ़िया है, ठीक है, इससे वो बढ़िया है। वही कहा जा रहा है कि मध्यम वर्ग का आवासीय क्षेत्र, यह क्षेत्र अपेक्षाकृत उच्च आय वाले लोगों का निवास स्थान है। यहाँ मकान अच्छे, सुविधाएं बेहतर और वातावरण अपेक्षाकृत स्वच्छ होता है। जो निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, जो आपने यहाँ पर देखा, जो श्रमिक वर्ग का आवासीय क्षेत्र होता है उससे यहाँ पर जो मध्यम वर्ग का आवासीय क्षेत्र, यहाँ पर बढ़िया सुविधा फैसिलिटी मिलता है। पांचवा हमारा परिधीय या फिर परिगृहित क्षेत्र। परिधीय या फिर परिगृहित क्षेत्र नगर का सबसे बाहरी क्षेत्र। ये नगर का सबसे बाहरी क्षेत्र होता है। यहाँ समृद्ध वर्ग और वे लोग रहते हैं जो नगर के कार्य करते हैं लेकिन बाहर पर रहना पसंद करते हैं। लेकिन क्या है, तो बाहर रहना पसंद करते हैं, जैसे कि फार्म हाउस, ठीक है। यह उपनगरों और ग्रामीण शहरी मिश्रित क्षेत्र के रूप में विकसित होता है। और ये कैसा होता है, यह उपनगरों और ग्रामीण शहरी मिश्रित क्षेत्र के रूप में विकसित होते हैं। जैसे वो गांव से भी लगा हुआ थोड़ा सा और शहर के बीच बीच में है, ठीक है, तो उसको उपनगर कहा जाता है, सब डिस्ट्रिक्ट कहा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट या फिर जो इसको रीजनल क्षेत्र कहा जाएगा, ठीक है, रीजनल क्षेत्र कहा जाएगा। आगे हम लोग सिद्धांत की विशेषताओं को समझेंगे कि जो बर्जेस के द्वारा सिद्धांत दिए गए उसके विशेषताओं को समझेंगे, इसकी क्या विशेषताएं रही हैं। 5 सिद्धांतों को आपने समझ लिया, जो 5 वलय थे उसको आपने समझ लिया। आगे हम लोग इसके सिद्धांत की विशेषताओं को समझने वाले हैं। सिद्धांत की विशेषताएं, पहला सरलता और स्पष्टता। सरलता और स्पष्टता कहा जा रहा है कि यह मॉडल नगरों की आंतरिक संरचना को समझने के लिए सरल और स्पष्ट रूप प्रदान करता है। ये जो मॉडल है ये क्या करता है, नगरों की आंतरिक संरचना को समझने के लिए सरल और स्पष्ट रूप प्रदान करता है, नगर को अंदर से समझा जा सकता है। तो ये जो बर्जेस का संकेंद्रीय वलन सिद्धांत है ये इसको समझने में मदद करता है, ठीक है। ये मॉडल क्या करता है, तो ये मॉडल नगरों की आंतरिक संरचना को समझने में मदद करता है, बर्जेस का संकेंद्रीय वलन वाला सिद्धांत। दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि सामाजिक आर्थिक आधार। सामाजिक आर्थिक आधार, इसमें नगर के सामाजिक और आर्थिक वर्गों के वितरण को स्पष्ट किया जाता है। इस मॉडल में क्या होता है, इसमें नगर के सामाजिक और आर्थिक वर्गों के वितरण को स्पष्ट किया जाता है, कौन से वर्ग के लोग शहर के किस क्षेत्र में रहेंगे, ठीक है, इसको भी विस्तार से स्पष्ट किया जाता है इस मॉडल में जो बर्जेस के द्वारा बनाया गया। तीसरा पॉइंट में लिखा है व्यवहारिक महत्व। व्यवहारिक महत्व, यह मॉडल नगर नियोजन, भूमि उपयोग और जनसंख्या अध्ययन में सहायक रहा है। ये जो मॉडल है वो नगर नियोजन में, भूमि उपयोग में और जनसंख्या अध्ययन में सहायक रहा है। जनसंख्या के अध्ययन में भी यह सहायक रहा है जो बर्जेस के द्वारा सिद्धांत दिया गया। शहरी भूगोल की नींव, यह शहरी भूगोल की नींव है। यह पहला मॉडल था जिसने नगर को वैज्ञानिक दृष्टि से समझाने का प्रयास किया। जो बर्जेस के द्वारा मॉडल दिया गया ये पहला ऐसा मॉडल था जिसने नगर को वैज्ञानिक दृष्टि से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट लिखे गए हैं इसकी विशेषताओं के लिए। इसके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसकी कुछ विशेषताएं थी। आगे हम लोग इसके आलोचनात्मक परीक्षण को देखेंगे जिस तरह से आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। इसका आलोचना है वो आदर्शवादी स्वरूप। आदर्शवादी स्वरूप, यह मॉडल शिकागो नगर पर आधारित था और हर नगर की वास्तविकता को नहीं दर्शाता। सभी नगर संकेंद्रीय रूप में नहीं फैलते, क्योंकि ये जो बर्जेस का सिद्धांत था, संकेंद्रीय वलय सिद्धांत जो था बर्जेस का, वो शिकागो को अध्ययन करने के बाद बनाया गया था। और शिकागो का जो शहर था, शिकागो का जो क्षेत्र था वो अलग था
और उस क्षेत्र के लिए अध्ययन का आप दूसरे पर नहीं थोप सकते। जैसे कि मान लीजिए आप झारखंड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उसके हिसाब से आप महाराष्ट्र को नहीं तोल सकते, ठीक है। तो दोनों अलग अलग बात है। इसने क्या किया, तो शिकागो के नगर को अध्ययन किया और उसी को पूरे क्षेत्र में जितने भी नगर होते हैं उसी के अनुसार बोला कि इसी तरह से ऐसा होता है, सभी क्षेत्रों में सभी नगरों में इसी तरह से होता है, जो बिल्कुल गलत था। वही कहा जा रहा आदर्शवादी स्वरूप था ये। यह मॉडल शिकागो नगर पर आधारित था और हर नगर की वास्तविकता को नहीं दर्शाता और सभी नगरों की वास्तविकता को नहीं दर्शाता। कई सारे नगर ऐसे हैं जो बीच में भरा हुआ रहता है और साइड साइड में खाली रहता है, ठीक है। साइड साइड में क्या है, तो खाली रहता है, मतलब जहां आप देखें कि होटल था, बैंक था, जो उद्योग से रिलेटेड जो कार्यालय थे, जो काम करने के लिए शिक्षा या फिर प्रशासन का क्षेत्र था, वो कहां पर था, केंद्र में। लेकिन वहां पर ज्यादा जनसंख्या घनत्व नहीं था। कई कई क्षेत्रों में ऐसा होता है जहां पर सब कुछ केंद्र में होता है और जनसंख्या घनत्व भी वहीं पर केंद्र में ज्यादा होता है। कहीं पर क्या है, तो बैंक जो प्रशासन केंद्र वो अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए रहते हैं। जनसंख्या घनत्व भी उसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ रहता है। तो वही कहा जा रहा है कि ये जो मॉडल है वो शिकागो नगर पर आधारित था और हर नगर की वास्तविकता को ये नहीं दर्शाता। सभी नगर संकेंद्रीय रूप में नहीं फैले होते हैं, ठीक है। दूसरा जो इसका आलोचना है वो परिवहन साधनों की अनदेखी। बजस ने नगर विस्तार में रेल, सड़क और नदियों जैसे परिवहन मार्गों का भूमिका को नजरअंदाज कर दिया। बजस ने क्या किया, तो नगर विस्तार में रेल, सड़क और नदियों जैसे परिवहन मार्गों की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया। वास्तव में परिवहन नगर संरचना को काफी प्रभावित करता है। अगर परिवहन सही नहीं है तो जो नगर है वो उसकी संरचना अच्छी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई औद्योगिक केंद्र, जैसे कि आप मान लीजिए जो टाटा क्षेत्र है, ठीक है, जैसे बोकारो वाला क्षेत्र है, तो वहां पर कच्चा माल लाने और जो उत्पाद बनता है, जो वस्तु बनता है, उसको बाजार तक ले जाने, इसके लिए परिवहन का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। तो परिवहन जरूरी होता है किसी भी नगर की संरचना को बढ़िया करने के लिए, ठीक है। जैसे कि धनबाद में कोयला निकलता है, लेकिन अगर रोड ही ना हो, परिवहन का सुविधा ही ना हो, तो कोयला को कैसे ले जाया जाएगा। इसके लिए परिवहन साधनों को देखना जरूरी है, लेकिन इसने इस चीज का अनदेखी किया। तीसरे पॉइंट में लिखा है बहुकेंद्रीय नगरों पर लागू नहीं। ये बहुकेंद्रीय नगरों पर लागू नहीं है। आज के नगर एक केंद्र जिसको बोलते हैं जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है उस पर आधारित नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे कि मान लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहीं पर सब कुछ आपको मिलेगा। कुछ क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलेगा, कुछ विकसित क्षेत्र यहाँ मिलेगा, कुछ विकसित क्षेत्र यहाँ पर मिलेगा, कुछ विकसित क्षेत्र यहाँ पर मिलेगा। तो ये जो मॉडल था बर्जेस का वो इस वाले पर आधारित नहीं था। इसको बर्जेस का मॉडल था वो इस पर लागू नहीं होता है, ठीक है, इस वाले चीज पर ये लागू नहीं होता। इसका जो मॉडल है वो सिर्फ वहीं पर लागू होता है जहां पर सब कुछ केंद्र में स्थित हो। वही कहा जा रहा है कि आज के नगर एक केंद्र पर आधारित नहीं है बल्कि अनेक केंद्रों में विकसित होते हैं। इसलिए यह मॉडल आधुनिक नगरों पर कम लागू होता है, ठीक है, आधुनिक नगरों पर यह कम लागू होता है, बहुकेंद्रीय नगरों पर यह लागू नहीं हो सकता। चौथे पॉइंट में लिखा है भूमि उपयोग की विविधता का अभाव, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि यह मॉडल मानता है कि हर वलय की अपनी स्पष्ट पहचान है। हर वलय का मतलब क्या होता है, आप समझ लीजिए, वलय का मतलब होता है रिंग, ठीक है, जोन के लिए या फिर रिंग कह लीजिए, एक ही बात है। यह मॉडल मानता है कि हर वलय की अपनी स्पष्ट पहचान है, लेकिन वास्तविकता में एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां मिल जाती हैं। क्या कहा जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां मिल जाती है। जबकि इसके द्वारा जो मॉडल प्रस्तुत किया गया था उसमें कहा गया कि ये वाला जो रिंग दिख रहा है इसमें अलग गतिविधि रहेगा, ये वाला जो रिंग दिख रहा है इसमें अलग गतिविधि रहेगा, ये वाला जो रिंग दिख रहा है इसमें अलग गतिविधि रहेगा। लेकिन वास्तविकता में क्या है, तो एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां मिल जाती है। तो ये इसका एक आलोचना था। आगे पांचवा जो इसका आलोचना है वो है समय के साथ अनुपयुक्ता। मतलब ये जो इसके द्वारा जो मॉडल दिया गया वो आज के टाइम में उपयुक्त नहीं है, ठीक है। यह सिद्धांत 20वीं सदी के आरंभिक काल में सही था, लेकिन आधुनिक तकनीकी विकास, महानगरीय संस्कृति और वैश्वीकरण के प्रभाव से नगरों की संरचना बहुत बदल गई है। क्योंकि नगरों की अगर संरचना बदल गई तो जो मॉडल उस टाइम में दिया गया था वो आज के समय में कारगर नहीं होगा। वही कहा जा रहा है कि समय के साथ अनुपयुक्ता हो गया, अब वो उपयुक्त नहीं है, ठीक है। वो जो मॉडल बर्जेस के द्वारा दिया गया था वो उपयुक्त नहीं है। छठे पॉइंट में लिखा है कि प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों की अनदेखी उसने की है अपने मॉडल में। कहा जा रहा है कि बर्जेस ने स्थलाकृति, जलवायु और नदियों जैसे कारकों को ध्यान में नहीं रखा, जबकि नगर विस्तार इनसे भी प्रभावित होता है, जबकि नगर का जो विस्तार है वो इनसे भी प्रभावित होता है। और वहां पर ना स्थलाकृति का ध्यान रखा गया, क्योंकि शिकागो जो है वो अमेरिका का क्षेत्र है, वहां पर आप देखेंगे एक बढ़िया मैदान में क्षेत्र में बसा हुआ है। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी क्षेत्र, ऐसा भी शहर आपको देखने को मिलेगा जो पहाड़ी में बसा हुआ है।
तो वहाँ की स्थलाकृति, वहाँ का जलवायु और नदी जैसे कारकों का ध्यान उसमें नहीं रखा गया। उसने सिर्फ एक प्लेन जमीन का क्या किया, प्लेन जमीन पर जो शहर बसाया गया था उसका अध्ययन किया और सभी पर उस चीज को थोप दिया, जो आज के लिए वो उपयुक्त नहीं है, जबकि नगर विस्तार इनसे भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक आलोचना था। आगे हम लोग इसके निष्कर्ष को समझ लेते हैं। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि बर्जेस का संकेंद्रीय वलय सिद्धांत शहरी भूगोल में एक मील का पत्थर है। शहरी भूगोल में एक मील का पत्थर है। इसने नगर संरचना को समझने के लिए आधार प्रदान किया और आगे चलकर होमर होयट का सेक्टर सिद्धांत तथा हैरिस एवं उलमेन का बहुकेंद्रीय सिद्धांत जैसे मॉडल विकसित हुए। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, आगे आप देखेंगे होमर होयट को। ठीक है, होमर होयट को आप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हैरिस और उलमेन का सिद्धांत को पढ़ेंगे। ठीक है, वही कहा जा रहा है कि आगे चलकर होमर होयट का सेक्टर सिद्धांत तथा हैरिस और उलमेन का बहुकेंद्रीय सिद्धांत जैसे मॉडल विकसित हुए। यद्यपि सबकी सीमाएं हैं, इसकी भी सीमाएं हैं, फिर भी यह शहरी भूगोल के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आज भी नगर नियोजन व अध्यापन में इसका संदर्भ लिया जाता है। और आज भी क्या है, तो नगर नियोजन में और अध्यापन में इसका संदर्भ लिया जाता है, इस मॉडल का संदर्भ लिया जाता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स में आने वाला है। जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं मेजर 13 में, सारे आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिए। प्लेलिस्ट हम बना दिए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए आप लोग प्लेलिस्ट से तैयारी शुरू कीजिए। मात्र 9 से 10 क्वेश्चन आपका होने वाला प्लेलिस्ट में, तो जितना जल्दी आप लोग तैयारी करेंगे उसके आप लोग के लिए उतना ही अच्छा रहने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।